नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, आज हम झारखंड का 8वां लेसन लेके आए हैं और आज का टॉपिक जो है साथियों वो मध्यकाल में झारखंड है। अगर यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये साथियों जो टॉपिक है ये झारखंड के जितने भी सारे एग्जाम हैं यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए आप लोग पैसेंस बना के रखिएगा। देखिए, मध्यकाल में झारखंड, ये उड़ान बुक का सार संग्रह है, उसको हम एनसीईआरटी बेसिस पे यानी कि वन लाइन जो है उसको क्लियर करा रहे हैं। पूर्व मध्यकाल, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी और दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। यानी कि 647 से 1206 ईस्वी को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। झारखंड राज्य का संबंध में पूर्व काल से भी रहा है। अब देखो, झारखंड राज्य का भी संबंध क्या है, पूर्व राज्य मध्यकाल से रहा है। चलिए अभी देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना है साथियों, महामाया मंदिर गुमला। देखो, हपामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गंगट राय ने 908 ईस्वी में किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इसको जो नोट डाउन कीजिएगा। शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। यह गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। अब देखिए, टांगीनाथ मंदिर, यहाँ से भी क्वेश्चन रहा है। यह मंदिर गुमला में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ है, यानी कि पूर्व मध्य काल में हुआ है। आगे चलते हैं साथियों। आगे आपका है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, छिन्नमस्तिका मंदिर। रजरप्पा यानी कि रामगढ़ का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू स्वरूप प्रतिरूप है। इटखोरी, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। यहाँ पूछ लेगा कि इटखोरी जो है कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर किस देवी या देवता का वास है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह बनता है। झारखंड के इटखोरी चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। पाल काल में इटखोरी में मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया था। अब देखो, उत्तर मध्यकाल, बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेना वंशी शासक लक्ष्मण सेन यानी कि सेन वंश का जो शासक था लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में। साथियों, थोड़ा पीडीएफ धुंधला होने के कारण से आप लोगों को दिक्कत होगा विजिबिलिटी में, बट हम अच्छे तरीके से पढ़ देंगे। आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाइएगा। देखिए, यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कौन? बख्तियार खिलजी। गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकेन प्रभावशाली और शक्तिशाली था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, जितने भी स्टार मार्क किया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया, यानी कि उसको मजबूर किया टैक्स देने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर। अब देखिए, अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। नागवंशी राजा वैनुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। आगे देखते हैं साथियों। अब देखिए, आगे है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बयां हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा यानी कि हजारीबाग के पश्चिमी भाग में अवस्थित तक आ पहुंचा था, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। आगे है, मलिक बयाना हजारीबाग के बाई किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। यानी कि मलिक जो बयां है
किला को जीत करके उसने फतेह खान को इसमें दे दिया था। आगे साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जू मलिक को अजमल मुल्क को सतगावान की कोडरमा का शासक नियुक्त किया था। तुगलक वंश के काल में नगवंशी राजा हरिकर था। अब फिरोज शाह तुगलक, में देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावान के कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था और इसे अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं साथियों, लोधी वंश। देखिए, लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा, यानी कि लोधी वंश का किसी भी प्रकार का असर या प्रभाव झारखंड पर नहीं पड़ा। इस काल में छोटा नागपुर शासन करने वाले नगवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा था। कपिलेंद्र गजपति उस समय दक्षिण पूर्व भारत एक शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राजा के बहुत बड़े भूभाग का अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। 1494 में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह तुर्की ने झारखंड के साहिबगंज में शरण ली थी। अब आदिल शाह द्वितीय, बीजापुर का शासक, खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, तो आदिल शाह द्वितीय को जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है साथियों शेर शाह, अफगान शासक। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। 1534 से 37 ईस्वी के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेर शाह झारखंड से होकर गुजरा था। इस अभियान के दौरान शेर शाह के पुत्र जलाल खान ने तेलियागढ़ यानी कि राजमहल क्षेत्र की नौकाबंदी की थी, यानी कि घेराबंदी कर लिया था। शेर शाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को नकमा देकर राजमहल यानी कि झारखंड के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा तथा 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया, यानी कि 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ जो किला है उस पर उसने अधिकार कर लिया। शेर शाह के शासन काल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ, यानी कि शाही सिक्का ज्यादा चलने लगा। झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का शेर शाह को जाता, यानी कि झारखंड में जो मुस्लिम लोगों का निवास जो शुरू हुआ वह शेर शाह के समय में ही हुआ। 1538 ईस्वी में शेर शाह के सेनापति खवास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराजा महारत चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी प्राप्त किया था, यानी उसको छीन लिया था, अधिकार में कर लिया था। आगे है 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लगभग 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र पर शेर शाह ने उनके राजवंशों का अधिकार रहा। हुमायूं, इसका कार्यकाल 1530 से 56 तक तथा 55 से 56 तक रहा। मुगल अफगान संघर्ष के दौरान एक बार हुमायूं यानी भुरकुंडा रामगढ़ तक पहुंचा था, यानी कि हुमायूं के काल में झारखंड पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। अकबर, इसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। झारखंड के संदर्भ में अकबर के शासन काल को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, शासन का पूर्वार्ध एवं शासनकाल का उत्तरार्ध। अकबर ने अपने शासनकाल के पूर्वार्ध में झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया तथा उत्तरार्ध में क्षेत्रीय राजवंश का प्रशासन स्थापित किया। अकबर के शासनकाल का पूर्वार्ध, अफगानों पर विजय। अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड के क्षेत्र का उपयोग किया। 1575 ईस्वी के टकरोई की लड़ाई के बाद जुनैद कर्रानी ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर, वर्तमान में रामगढ़, रुका, जहां इसका पीछा करते हुए मुगल सेना की सेना आ गई। यहां जुनैद कर्रानी व मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई। अब अकबर के शासनकाल का उत्तरार्ध क्षेत्रीय राजवंश का शासन। अब देखिए छोटा नागपुर खास का नागवंश। अकबर नागवंश की राजधानी कोकरोह या खुखरा को अपने
नियंत्रण में लेना चाहता था। यानी अकबर जो नागवंशी राजधानी था, यानी नागवंश का जो राजधानी था कोकरा या खुखरा, वो अपना अधिकार में लेना चाहता था। इसका मुख्य कारण दक्षिण भारत जाते हुए या युद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि आदि थे। अकबर ने 1550 ईस्वी में शहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देने स्वीकार कर लिए। यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है साथियों कि अकबर ने किसको झारखंड के नागवंशी शासक को हराने के लिए भेजा था, तो शहबाज खां को भेजा था। और शहबाज खां ने किसको हराया, तो मधुकरण शाह को हराया। बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक मधुकरण शाह कुतलुग खां एवं उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मानसबदार मान सिंह के अभियान में मुगलों का साथ दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे साथियों, पलामू का चेरो वंश। अब देखिए हम लोग आ गए हैं पलामू का चेरो वंश। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। पीडीएफ थोड़ा धुंधला है, बट हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छा तरह से पढ़ के सुना दें, ताकि आप लोगों का रिविजन क्विक पेस में हो जाए। 1589 ईस्वी में राजा मान सिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया। मान सिंह ने 1590 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर मुगलों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया। पलामू में मुगल की सेना नियुक्त करके भागवत राय को राजा बने रहने दिया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद चेरों ने मुगलों सेना को मार भगाया तथा पलामू पर पुनः अपनी स्थिरता स्थापित कर लिया। अब सिंहभूम का सिंह वंश, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरा। इस समय सिंहभूम के पोरहाट में नागवंशी राजा रंजीत सिंह का शासन था। मान सिंह ने इस दौरान रंजीत सिंह को मुगल की अधीनता स्वीकार हेतु विवश किया तथा उसे अपने अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है साथियों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 1592 ईस्वी में ही मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। मान सिंह ने पोरकोटा व महल वाले नगरों को संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया। मानभूम व हजारीबाग के राजवंश। 1590 से 91 ईस्वी में मानसिंह मिदनापुर के अभियान पर जाते समय मानभूम से गुजरा। इस दौरान उसने पूरा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। आईनी अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे, जिसकी वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपया निर्धारित की गई थी। यानी कि इसका जो है इतना टैक्स देना पड़ता था। जहांगीर, अब जहांगीर कालीन देखते हैं। 1605 से 1627 ईस्वी। झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण तथा शाहजहां के राजमहल आगमन से है। छोटा नागपुर खास का नागवंश, इसको हम लोग पढ़ते हैं। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीर में छोटा नागपुर क्षेत्र से होने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र में सोना मिलता था, इसका उल्लेख मिलता है। किससे? जहांगीर की आत्मकथा तुझे के जहांगीर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुझे के जहांगीर किसने लिखा है। अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीर में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। जहांगीर इस क्षेत्र की नदियां मिलने वाले हीरों का कारण इन पर आक्रमण अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय कोकराह का शासक दुर्जन साल, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया। आगे साथियों, जहांगीर ने 1612 में जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकराह क्षेत्र अधिकार करने का आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई तथा जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां यानी नूरजहां का भाई को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा यानी कि झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। आगे देखते हैं साथियों, आगे है
इस दौरान इब्राहिम खान ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया तथा हीरों के प्रसिद्ध शंख नदी को अपने अधिकार में कर लिया। इब्राहिम खान ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगलों के अंतः स्वीकार करने का आदेश दिया तथा इससे मना करने पर दुर्जन साल को 12 वर्ष तक ग्वालियर किले में बंद रखा गया। इस अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया, यानी कि जो था भाग लिया था इस युद्ध में पोखरा क्षेत्र को जीतने के लिए, तथा इब्राहिम खान को फात जंग की उपाधि प्रदान करते हुए 4 हजारी मनसबदार बनाया। 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया। इन हीरों को परखने हेतु दुर्जन साल को ग्वालियर से शाही दरबार बुलाया गया। दुर्जन साल द्वारा हीरे की पहचान कर लेने के बाद जहांगीर ने खुश होकर दुर्जन साहब की पदवी प्रदान की करते हुए मुक्त कर दिया था, उसका राज वापस कर दिया। इसके बदले दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6000 वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। और यहाँ से अब क्वेश्चन बनेगा कि जब दुर्जन साल को मुक्त किया गया था उसने मुगल शासक को यानी जहांगीर को कितना हजार मालगुजारी या कर देने का फैसला लिया? तो 6000। आगे है साथियों पलामू का चेरो वंश। अब देखते हैं हम लोग पलामू का चेरो वंश। 1607 ईस्वी में अबुल फजल के पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अफजल खां ने जहांगीर के आदेश से पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। उसके आक्रमण के समय पलामू का चेरोवंशी शासक अनंत राय था, परंतु आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खां की मृत्यु हो गई तथा यह अभियान असफल हो गया। आगे 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सहबल राय पलामू का शासक बना। इसने अपने राज्य का विस्तार सड़क-ए-आजम इसने किस नाम से राज्य का विस्तार किया? तो सड़क-ए-आजम यानी कि जीटी रोड पर चौपारण हजारीबाग तक कर लिया। आगे है सहबल राय बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिलों को लूटा लिया करता था। सहबल राय तो जो बंगाल की ओर जाता था मुगल लोग उसको लूट लेता था। इससे जहांगीर नाराज हो गया तथा उसने सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया। जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु सहबल राय को एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया। इस लड़ाई में सहबल राय की मृत्यु हो गई। उन्हें बाघ से लड़ना हो तो उसकी मृत्यु संभव है होना। आगे साथियों सहबल राय की मृत्यु का समाचार मिलते ही चेरों ने सीमावर्ती मुगल शासकों में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, जिसका मुगल अधिकारियों ने दमन किया। अब विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण। आगे साथियों जहांगीर के शासन काल में मुगल सेना ने मानभूम के विष्णुपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। जहांगीर द्वारा 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अफजल खां ने बंगाल के पूर्व सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचेत के जमींदार वीर हमीर को पराजित किया था। आगे साथियों खुर्रम शाहजहां का राजमहल आगमन। अब देखिए खुर्रम यानी कि शाहजहां का राजमहल आगमन। खुर्रम जहांगीर का पुत्र था, दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा वर्धमान होते हुए राजमहल आ पहुंचा। खुर्रम ने राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार दिया तथा राजमहल पर अधिकार कर लिया। बाद में मुगल बादशाह से सुलह होने के पश्चात खुर्रम पुनः दक्षिण भारत लौट आया। आगे चलते हैं साथियों आगे आपका है साथियों शाहजहां। जहांगीर के बाद आपका शाहजहां आता है। देखिए शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी। आगे झारखंड के संदर्भ में शाहजहां के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। छोटा नागपुर खास का नागवंश जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर दुर्जन साल
1627 ईस्वी में अपनी राजधानी कोकरा आया तथा 1640 ईस्वी तक यह शासन चलाया या किया। दुर्जन साल ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोकरा से दोईसा स्थानांतरित कर ली। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि दुर्जन साल ने कोकरा से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया, तो दोईसा कर ली थी, जो लगभग 100 वर्ष तक नागवंशियों की राजधानी रही। दुर्जन साल ने दोईसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, जिस पर मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव था। इन भवनों में नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। इस भवन में मुगलों से प्रभावित झरोखा दर्शन की व्यवस्था की गई थी। आगे चलते हैं साथियों। आगे है दुर्जन साल की मृत्यु के उपरांत 1640 ईस्वी में रघुनाथ शाह नागवंशी का शासक रहा। रघुनाथ शाह के शासनकाल में खानजादा यानी कि मुगल सैन्य अधिकारी ने आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप रघुनाथ शाह मुगल बादशाह को मालगुजारी देना स्वीकार कर ली। पलामू का चेरो वंश। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक प्रताप राय था। यह अत्यंत शक्तिशाली एवं समृद्ध शासक था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि शाहजहां के शासन काल के समय पलामू का शासक कौन था, तो पलामू का शासक प्रताप राय था। आगे है 1632 में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खान ने पलामू क्षेत्र की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया, जिसे देने हेतु प्रताप राय ने लोगों से अधिकाधिक धन वसूलने का प्रयास किया, यानी कि यहीं से लूटपाट शुरू हो गया। मुगलों के द्वारा मालगुजारी की राशि को निरंतर बढ़ाया जाता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप राय ने कर देना ही बंद कर दिया, यानी कि लगातार पैसा बढ़ाने लगा तो उसने कर देना ही बंद कर दिया। शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया। यहाँ से क्वेश्चन बना है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। आगे है शाइस्ता खां ने 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से संधि करते हुए 80,000 रुपये देने व पटना में हाजिरी लगाने का स्वीकार किया। 80,000 रुपये प्राप्त करके शाइस्ता खां 1642 में पटना लौट आए। 1642 ईस्वी में प्रताप राय ने मुगल शासक को वार्षिक मालगुजारी नहीं दिया। 1643 ईस्वी में शाहजहां ने इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। पलामू के शासक विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दे दिया, मैंने जो पैसा नहीं दिया तुरंत उसके कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इतिकाद खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा, परंतु मुगलों की सेना को पलामू की हाथी की ओर आते देख प्रताप राय ने संधि करने हेतु प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में प्रताप राय ने 1,00,000 रुपये व एक हाथी देने का अतिरिक्त साथ पटना चलने की स्वीकृति प्रदान की। इतिकाद खां की सिफारिश पर 1644 ईस्वी में शाहजहां ने प्रताप राय को 1,000 मनसब प्रदान किया तथा पलामू को उसी के अधिकार में देते हुए 1 करोड़ रुपये की सालाना मालगुजारी तय कर दी। आगे चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मुगल लोगों का किस प्रकार से दुर्दयता बढ़ते जा रहा था। पलामू पर आक्रमण कर प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को 2,000 मनसबदार नियुक्त किया गया। प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर कुछ समय तक भोपाल राय तथा उसके बाद मेदिनी राय का शासन रहा। पलामू किला का निर्माण प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था। बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पर नया किला निर्माण करवाया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिंहभूम का सिंह वंश। ये हम लोग पढ़ चुके थे साथियों। सॉरी, ये छूट गया है, इसको हम लोग कवर कर लेंगे तब आगे जाएंगे। ये आगे है सिंहभूम का सिंह वंश। शाहजहां के समय सिंह वंशी शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे। अन्य क्षेत्रीय राजवंश जैसे शाहजहां के शासनकाल में पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह ने मुगलों से पराजित होने के बाद अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। 1639 में बंगाल की राजधानी राजमहल थी। यहाँ पर मुगलों का एक टकसाल भी था। इसको यहाँ पर नोट डाउन याद कर लीजिएगा।
अंग्रेज के शासन काल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके ढाका कर दिया। माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, पीडीएफ थोड़ा धुंधला है जिसके कारण से आप लोगों को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सही तरीके से पढ़ा दें ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम अभी जो जेपीएससी होने वाला है इसमें मदद मिले। अब शाह शुजा शाहजहां का पुत्र था। कौन था? शाहजहां का पुत्र था। ये बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर भी था। इसने भी राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। औरंगजेब 1658 से 1607 ईस्वी। झारखंड के संदर्भ में औरंगजेब के शासन का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। छोटा नागपुर खास का नागवंश। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह 1640 से 90 ईस्वी और राम शाह 1690 से 1715 ईस्वी औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के शासनकाल में अधिकार समय तक कोकराह का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह का धर्मगुरु ब्रह्मचरीनाथ हरिनाथ था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रघुनाथ शाह का जो धर्मगुरु था तो वो कौन था? ब्रह्मचारी हरिनाथ था। रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का था। रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर केवल एक ही बार मुगल आक्रमण हुआ, जिससे रघुनाथ शाह को अधिक क्षति नहीं हुई। आगे है साथियों, औरंगजेब के शासन काल में ही पलामू के नागवंशी राजा मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण कर व्यापक लूटपाट किया, यानी कि अधिक ज्यादा लूटपाट करना शुरू कर दिया। इस लूटपाट में मेदिनी राय के पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त हुआ। मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया तथा इसमें दोईसा से प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक लगाया। इस फाटक को नागपुर दरबार के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि नागपुर दरबार के नाम से कौन सा जाना जाता है। रघुनाथ शाह के बाद राम शाह नागवंश का शासक बना, जिसका मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहने का अच्छा संबंध रहा। 1692 ईस्वी में राम शाह ने औरंगजेब को 9,705 रुपये मालगुजारी देने के रूप में प्रदान किया। राम शाह ने पलामू, रीवा और सिंहभूम राज्य पर आक्रमण किया तथा इसने रीवा व सिंहभूम के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। राम शाह ने अपने पुत्र एनी शाह का विवाह रीवा नरेश की पुत्री से किया तथा अपने दो बहनों का विवाह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के साथ किया था। तो चलिए आगे और देखते हैं, बचा है तो आप लोग पैसेंस बना करके रखिएगा। बस थोड़ा सा और 5-10 मिनट का है और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आगे है साथियों पलामू का चेरो वंश। पलामू का चेरो वंश औरंगजेब के शासन का प्रारंभिक काल में पलामू में चेरो राजा मेदिनी राय का शासन था। मेदिनी राय, जिसका कार्यकाल 1658 से 74 इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली चेरोवंशी शासक था। मेदिनी राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा उन्हें कर देने से मना कर दिया था। इसके साथ ही यह सीमावर्ती मुगल राज्यों पर आक्रमण कर लूटपाट करता था। औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां को 1660 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण करने वो मेदिनी राय से कर वसूलने हेतु भेजा। आगे है 16 अप्रैल 1660 को दाऊद खां पटना से चला तथा सबसे पहले दाऊद खां ने 5 मई 1660 को कोठी के किले तथा इसके बाद 3 जून 1660 को कुंडा के किले पर अधिकार कर लिया। कुंडा के शासक चुन राय ने पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इससे नाराज होकर मेदिनी राय के कहने पर सुरवर राय ने चुन राय की हत्या कर दी। 25 अक्टूबर 1660 को दाऊद खां चेरो राज्य की राजधानी की ओर आक्रमण हेतु बढ़ा तथा 3 नवंबर 1660 को तरहसी पहुंचा। मेदिनी राय ने अपने मंत्री सूरज सिंह के माध्यम से तरहसी पहुंचे दाऊद खां को संधि का प्रस्ताव भेजा। दाऊद खां ने संधि के इस प्रस्ताव की सूचना औरंगजेब को भेजी तथा बादशाह का उत्तर आने तक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसी बीच पलामू के राजा के कुछ क्षेत्र
लोगों ने मुगलों के एक काफिले की लूट लिया, जिससे नाराज होकर दाऊद खां पलामू पर आक्रमण करने हेतु राजधानी तक आ गया। आगे है साथियों, मेदिनी राय युद्ध की तैयारी करने लगा। इसी दौरान औरंगजेब ने मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकार करने का एक निश्चित दर से कर देने हेतु प्रस्ताव भेजा। इसे स्वीकार करने पर मेदिनी राय को उसके पद पर बचे रहने देने का प्रस्ताव था। मेदिनी राय ने औरंगजेब का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, युद्ध की घोषणा कर दी। औरंगा नदी के तट पर स्थित नए किले के समीप मुगलों की सेना था मेदिनी राय के बीच युद्ध शुरू हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा साथियों कि किस नदी पर मुगल सेना और मेदिनी राय के बीच में युद्ध छटा शुरू हुआ, तो औरंगा नदी पर हुआ। इससे मुगलों की सेना भारी पड़ी, मेदिनी राय की सेना कमजोर पड़ने लगी। मेदिनी राय ने किले से कीमती सामान देकर महिलाओं और बच्चों को जंगल में भेज दिया था, स्वयं को किले में ही रुक गया। मुगल सेना द्वारा नए किले पर आक्रमण करने के बाद मेदिनी राय भी जंगल की ओर भाग गया। बाद में मेदिनी राय ने सरगुजा में शरण ली थी। आगे साथियों, इस प्रकार पुराने व नए किले सहित चेरो राज्य पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद साहसी चेरों ने पुनः देवगन के किले के पास मुगलों से युद्ध किया, परंतु दाऊद खां एक सेनापति शेख सफी ने उन्हें पराजित कर इसे किले पर ही कब्जा कर लिया। दाऊद खां ने पलामू पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके मनकली खां को यहाँ का फौजदार नियुक्त कर दिया तथा स्वयं पटना लौट गया। दाऊद खां ने पलामू विजय स्मृति में पलामू किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। थोड़ा कट गया है, बट हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि दाऊद खां ने पलामू विजय स्मृति में पलामू किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे साथियों, ये अंतिम है। आप लोग पेशेंस थोड़ा इतना देर तक बनाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए आगे थोड़ा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, दाऊद खां पटना लौटते समय पलामू किला का सिंह द्वार अपने साथ ले गया तथा उसे दाऊद नगर की अपनी गढ़ी में लगवा दिया। इस अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की मोतियों की माला दी तथा औरंगाबाद स्थित अमछा मनोस व गोह नामक स्थान उसके अधीन कर दिया। 22 अगस्त 1666 को पलामू को बिहार के सूबेदार के अधीन करते हुए मनकली खां को स्थानांतरित कर दिया। मनकली खां के जाने के बाद मेदिनी राय सरगुजा से पुनः पलामू लौट गया तथा अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। मेदिनी राय ने अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण नीति के द्वारा शीघ्र ही पलामू राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। मेदिनी राय को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है तथा मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्णयुग की संज्ञा दी जाती है। 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पलामू पर क्रमशः रुद्र राय, दिक्पाल राय एवं साहेब राय का शासन रहा। आगे है अन्य क्षेत्रीय राजवंश। औरंगजेब के शासन काल में हजारीबाग क्षेत्र में 5 प्रमुख राज्य रामगढ़, कुंडा, छेक, केंद्रीय एवं खगड़िया थे। इसमें रामगढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस समय इसके बाद रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। 1670 ईस्वी में दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादाम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित कर दी, क्योंकि बादाम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग के बीच में स्थित था। दलेल सिंह ने चास के शासक मगर खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि दलेल खां ने किसकी हत्या की, तो मगर खान को किया था। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व भाग में खड़गडीहा अवस्थित था। यह हमेशा औरंगजेब के आक्रमण से आक्रमण से बचा रहा। कुंडा राज्य चतरा, जहाँ चतरा जिले में स्थित है, स्थापना औरंगजेब एक अधिकारी राम सिंह ने की थी। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने राम सिंह को मराठों मिंडारियों से रक्षा हेतु बावलतार, पिंभुरी, बरवाडी व नागदर्रा को जिम्मेदारी प्रदान की। केंद्रीय राज्य वर्तमान चतरा जिले में स्थित था, जिससे
के पूर्व से 6 राज्य अवस्थित थे। औरंगजेब द्वारा बंगाल की राजधानी को राजमहल से हटा ढाका स्थानांतरित करने के बाद 1695 से 96 में मिदनापुर के शोभा सिंह व उड़ीसा के अफगान रहीम खान ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की तथा इस पर कब्जा कर लिया। 1697 ईस्वी में जबरदस्त खान ने इसे पुनः मुक्त कराया। मराठा के आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया। आगे साथियों, झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा है। यहाँ से पूछ देगा क्वेश्चन कि झारखंड का एकमात्र कौन सा ऐसा क्षेत्र या जगह है जो मुस्लिम आक्रमण से बचा, तो वो धनबाद था। अन्य तथ्य है, पाल शासकों के काल में झारखंड बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ। उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया। गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई थी। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासन काल में झारखंड गुलाम वंश के प्रभाव से मुक्त रहा था। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में शक्तिशाली नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। कोकरोह के नागवंशी शासकों के मुगल कानूनी ग्रंथों में जमींदार ए खां आलम से संबोधित किया गया था। तो साथियों, आज जो हम लोगों का टॉपिक था मध्यकाल में झारखंड, वो यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा पीडीएफ की विजिबिलिटी के कारण से प्रॉब्लम हुई होगी, तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। साथ में आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय शिव, हर हर महादेव।